बेटा जाइंट का मतलब होता है बड़ा, लार्ज। तो जाइंट स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? ऐसे स्ट्रक्चर जो बहुत बड़े हैं, लार्ज स्ट्रक्चर्स हैं। ऐसे स्ट्रक्चर जो बहुत ज्यादा बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, लार्ज स्ट्रक्चर्स हैं, जिनका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। जाइंट स्ट्रक्चर्स हम ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर है, जिनकी जो शेप है, जिनका जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, जाइंट स्ट्रक्चर्स। अब ये हम इसको ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। जाइंट स्ट्रक्चर्स जो केमिकली एग्जिस्ट करते हैं, यानी वो कौन से कंपाउंड है जो बड़े होते हैं, हम उनको दो हिस्सों में कैटेगराइज कर लेते हैं। पहली कैटेगरी है बेटा जाइंट आयोनिक स्ट्रक्चर्स या जाइंट आयोनिक लैटिसेस। जाइंट आयोनिक लैटिसेस, जाइंट आयोनिक लैटिसेस। और दूसरी कैटेगरी होती है जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स। दोबारा से सुनिएगा, क्या कहा मैंने? कि स्ट्रक्चर्स जो जाइंट फॉर्म में यानी बड़ी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, ये स्ट्रक्चर्स दो तरह के होते हैं। या तो जाइंट आयोनिक स्ट्रक्चर या जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। नाम पे गौर करेंगे तो बात समझ में आएगी। ऐसे बड़े स्ट्रक्चर्स जिनमें कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है? ऐसे बड़े स्ट्रक्चर जिनमें कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है बेटा? नाम देखो। जायंट आयनिक, जिसमें कौन सा बॉन्ड? जायंट आयनिक। आयोनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को आप कहेंगे जाइंट आयोनिक। और ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है? कोवेलेंट बॉन्ड कोवलेंट। एग्जिस्ट करता है, तो उनको आप कहेंगे जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है ना, आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड हम पढ़ चुके हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो बड़ा भी हो और उसमें बॉन्ड कौन सा हो? आयोनिक हो, तो उसे हम कहेंगे जाइंट आयोनिक स्ट्रक्चर। और ऐसा बड़ा स्ट्रक्चर जो बड़ा भी हो और उसके अंदर बॉन्ड कौन सा हो? कोवेलेंट हो, उसे हम कहेंगे जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक हो गया? अब जाइंट आयोनिक लैटिसेस या जाइंट आयोनिक स्ट्रक्चर्स के अंदर तमाम आयोनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स है। एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स आर ऑल आयोनिक कंपाउंड। जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं सबके स्ट्रक्चर्स बड़े होते हैं। ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर द एग्जांपल्स ऑफ जाइंट आयोनिक लैटिस। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या होगा? जैसे NaCl आयोनिक है या नहीं है? भाई मेटल और नॉन मेटल के कंपाउंड आयोनिक होते हैं ना, यस और नो? जी बेटा। यस यस। सर। ठीक है ना? तो NaCl आयोनिक कंपाउंड, ठीक है जी। MgCl2 आयोनिक कंपाउंड है जी। CaO आयोनिक, मेटल और नॉन मेटल का कोई भी कंपाउंड। Al2O3 आयोनिक कंपाउंड। MgF2 आयोनिक कंपाउंड। Mg3N2, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड है। तो क्या मैं MCQ में एग्जामिनर पूछता है तो क्या मैं कहूंगा या नहीं कहूंगा कि ये जाइंट स्ट्रक्चर्स हैं? यस और नो? All of these compounds will have giant structure. Does this make sense? Because all of these यस। compounds are ionic and we have learned that all ionic compounds have a large structure. जाइंट स्ट्रक्चर होता है तमाम आयोनिक कंपाउंड्स का। तो इट मींस इन सारे जो कंपाउंड्स हैं इनका स्ट्रक्चर लार्ज होगा, बड़ा होगा। अब आ जाओ कोवेलेंट में। कोवेलेंट में क्या है भाई? तो कोवेलेंट की जो एग्जांपल्स है वो क्या है? इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं जाइंट स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन, जाइंट स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन। फिर आ जाता है जाइंट स्ट्रक्चर्स ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन। और फिर आ जाता है मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स। तीन तरह के एग्जाम्पल्स आ जाते हैं कोवेलेंट। सारे कोवेलेंट देखो, आयोनिक में क्या मैंने लिखा कि ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर द एग्जांपल ऑफ जाइंट आयोनिक स्ट्रक्चर्स। तमाम के तमाम आयोनिक कंपाउंड जाइंट स्ट्रक्चर का एग्जांपल हैं, लेकिन तमाम के तमाम कोवेलेंट इसका एग्जांपल नहीं है। कोवेलेंट कंपाउंड्स में तीन तरह के कंपाउंड्स हैं जो जाइंट स्ट्रक्चर का एग्जांपल बनते हैं। पहला कंपाउंड कार्बन के कुछ स्ट्रक्चर्स, सारे नहीं कुछ स्ट्रक्चर्स, अभी हम बताएंगे कौन से। फिर सिलिकॉन के कुछ स्ट्रक्चर्स, और फिर मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं बेटा? इसके ऊपर पूरा अलग चैप्टर है आपके सिलेबस का, लास्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल का। अभी के लिए आप इसको या तो मैक्रोमोलिक्यूल के नाम से याद रख सकते हो या आप इसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के नाम से याद रख सकते हो। ऑर्गेनिक इंशाल्लाह इसकी डिटेल जो है
वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ समझ में आएगी। लेकिन वहां पर आपको इतना याद होना चाहिए कि सर ने पढ़ाते हुए बताया था, यहाँ के इसके बारे में कुछ बताया था। दोबारा से देखो क्या कहा मैंने, कि जो बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, जाइंट स्ट्रक्चर्स हैं, लार्ज स्ट्रक्चर्स हैं, इसको हम कैटेगराइज कितने टाइप में करते हैं बेटा? 2 टाइप्स में। कौन कौन सी टाइप्स है? जाइंट आयोनिक स्ट्रक्चर्स, जाइंट कोवेलेंट हेलो स्ट्रक्चर्स। वालेकुम सलाम। अलिशबा, आपको मैं जान सकता हूँ ये आप इतना लेट क्यों आ रही हैं क्लास में? अलिशबा, अलिशबा सर मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा था। बेटा एटलीस्ट यू शुड लेट मी नो ना कि इधर यू आर कमिंग और नॉट। मैं बैठ के वेट कर रहा होता हूँ कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। बहरहाल अभी वी हैव जस्ट स्टार्टेड, थोड़ा सा ही पढ़ा है, अभी समझ में आ जाएगा फ्लो चार्ट देखकर। तो जाइंट स्ट्रक्चर्स आज का हमारा टॉपिक है, बड़े स्ट्रक्चर्स, और ये एक थ्योरेटिकली पेपर 2 में बहुत आता है ये टॉपिक। तो बड़े स्ट्रक्चर्स को हम कैटेगराइज करते हैं 2 हिस्सों में। ये कैटेगराइजेशन आपके सिलेबस में नहीं है, जिसकी वजह से आप मिक्स कर जाते हैं स्ट्रक्चर्स को। तो अब आपको दिमाग में समझ में आएगा, जो बड़े कंपाउंड्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं जाइंट आयोनिक कंपाउंड्स और एक होते हैं जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स। तो जो जितने भी आयोनिक कंपाउंड है सबका स्ट्रक्चर बड़ा होता है, सबका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए हमने क्या लिखा, ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर द एग्जांपल्स ऑफ जाइंट आयोनिक स्ट्रक्चर्स। ठीक हो गया। जबकि कोवेलेंट में सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब क्या है अलिशबा, कि ऐसे बड़े स्ट्रक्चर जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता हो, जो हम पिछली क्लास में पढ़ भी चुके हैं। तो उसमें 3 तरह की एग्जांपल्स है जो हमें डिस्कस करनी होती हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स हैं कार्बन के, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं सिलिकॉन के, और कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल का जो चैप्टर है वो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग से डिस्कस होता है। तो इस वक्त हम लोग बात करेंगे सिर्फ कहाँ की, हम बात करेंगे आयोनिक स्ट्रक्चर्स की, हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन की, और हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ सिलिकॉन की। पहले बताओ, ये फ्लो चार्ट सबको समझ में आ जाता है कि बड़े स्ट्रक्चर्स को हम कैटेगराइज किस तरह से करते हैं, उसमें क्या क्या एग्जांपल्स आ जाती हैं? इज दैट क्लियर? यस। गुड है। अब आ जाते हैं, आगे चलते हैं। अब हम लोग पहले डिस्कस करेंगे जाइंट आयोनिक स्ट्रक्चर। उसमें वैसे तो सारी एग्जांपल्स ही हैं, तमाम आयोनिक कंपाउंड जिसकी एग्जांपल हैं जाइंट आयोनिक स्ट्रक्चर्स की, लेकिन हमारे सिलेबस में विद द रेफरेंस ऑफ ओनली किसके डिस्कस हुआ है? सोडियम क्लोराइड के। बेटा सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है, आप जानते हैं आयोनिक कंपाउंड है, सोडियम मेटल होता है और क्लोराइड क्या होता है? नॉन मेटल होता है। सोडियम मेटल है, क्लोराइड नॉन मेटल है, और इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक बॉन्ड बनता है। एग्जाम में कई बार NaCl का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आया है। अब एक देखो, एक NaCl का स्ट्रक्चर वो है जो हमने बॉन्डिंग में पढ़ा है। जिन लोगों ने NaCl की वाली क्लास ली थी जिसमें मैंने NaCl को एज एन एग्जांपल कोट किया था आयोनिक बॉन्ड में, तो आपने वहां जाकर देखें तो NaCl का आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया है ना। कल भी हमने प्रैक्टिस किया था, आई मीन लास्ट क्लास में भी हमने प्रैक्टिस किया था NaCl का स्ट्रक्चर। जी सुफियान शायान, NaCl का स्ट्रक्चर बनाया था ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। जी सर। ठीक है। लेकिन आपको यहां पर हमारे बच्चे गलती क्या करते हैं, जब एग्जामिनर बोलता है कि NaCl का जाइंट स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, तो बच्चे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो जो एटॉमिक डायग्राम थी जो हम आयोनिक बॉन्ड की एग्जांपल में पढ़कर आए हैं वो बना देते हैं। जबकि एग्जामिनर ने क्लियरली कहा होता है कि आप NaCl का जाइंट स्ट्रक्चर बनाइए, एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं बोला होता उसने। तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग पढ़कर आ चुके हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है। यहां पर एग्जामिनर बोल रहा है जाइंट स्ट्रक्चर। जाइंट स्ट्रक्चर कैसे बनाना होता है, जरा समझिएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो बेटा, NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो क्यूबिकल होता है। कैसा होता है? क्यूबिकल। तो सबसे पहले आपको एक क्यूब बनाना है। ये मेरे साथ देखोगे कैसे बना रहा हूं मैं, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, इंशाल्लाह इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, एक क्यूब फॉर्म करना है। कैसे क्यूब फॉर्म होगा अभी देखते हैं। क्यूब बनाना आता है? सबसे पहले बेटा आप एक क्यूब बनाओगे। कैसे बनाओगे क्यूब? जैसे मैं बना रहा हूं। ये हम क्या बना रहे हैं बेटा, NaCl का स्ट्रक्चर, कि NaCl का क्रिस्टल कैसे दिखता है। ठीक है जी। आपने एक क्यूब बनाया मेरे बच्चे, और क्यूब में सबसे पहले आप क्या करना शुरू करोगे मेरे बच्चे, आप सेंटर वाली लाइन पर आपने दिखाया सोडियम आइन, और
कॉर्नर पर आपने दिखाया थोड़ा सा बड़ा आयन जिसे हम लेबल करेंगे क्लोराइड आयन। किस तरह की अरेंजमेंट बनानी है? ये आपका सोडियम आयन आ गया और ये दोनों तरफ से क्या आ गया? क्लोराइड आयन। इसी तरह फिर सेंटर वाली लाइन का सेंटर पकड़ा आपने, सोडियम आयन, यहाँ लाइन का सेंटर पकड़ा सोडियम आयन, यहाँ लाइन का सेंटर पकड़ा सोडियम आयन, यहाँ लाइन का सेंटर पकड़ा सोडियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन। और अब कॉर्नर्स पे क्या डालते गए? बोलो बेटा। क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। सर आपने फ्रंट से 2 पॉइंट्स नहीं डाले सोडियम के? फ्रंट से कहाँ नहीं डाले? अच्छा सर ठीक है, फ्रंट वाला जो आपने जी जी जी, ठीक है ना। और एक राइट पे, और एक राइट पे कहाँ मिस हो गया? फ्रंट हाँ वाले गए, फ्रंट ठीक है, वाले ठीक गए। ठीक है। आप समझ गए, असल पैटर्न सिखाना मकसद है। पैटर्न समझ में आ रहा है? एंड नाउ यू लेबल देम, कि जितने भी ग्रीन वाले हैं यू लेबल देम एज, बोलो बेटा, सोडियम आयन। और क्लोराइड सोडियम। नेगेटिव आयन बड़ा है, तो ये आपने क्या दिखाया कि एक सोडियम क्लोराइड का एक क्यूबिकल क्रिस्टल कैसा दिखता होगा। क्या ये बनाना बहुत मुश्किल है? नो। जी अलिशबा, बनाना समझ में आया ये? जी सर। ये एग्जाम में बनाने के लिए आता है। जब बच्चे गधे क्या करते हैं, जब वो बनाने के लिए एग्जाम में ये वाला स्ट्रक्चर क्या आता है, तो वो एटॉमिक डायग्राम बना के बैठ जाते हैं। तो आपने ये स्ट्रक्चर बनाना होगा, उम्मीद है कि बना पाओगे। कम से कम इतना बनाना है, ठीक है, कम से कम। दिस इज क्यूबिकल क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसको बना लो अपने पास। अच्छा, इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू भी बहुत आता है। एक क्यूब में कितने साइड होते हैं? 4। 6 साइड्स। अल्लाह के बंदे, 6 साइड्स होती हैं। क्यूब में कितने साइड्स होते हैं? क्यूब, 6 साइड्स होते हैं। हाँ। अच्छा, ये जो हमने क्रिस्टल बनाया ना, ये एग्जैक्ट नहीं है, एक्चुअल में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अब अगली बात जो मैं बता रहा हूँ याद रखना है कि क्यों के इसमें 6 साइड होती हैं, तो ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड, ये एमसीक्यू बहुत आया हुआ है, ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन्स। भाई कैसे याद रखोगे? भाई 6 साइड्स है ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होती है नहीं होती है? तो कहीं पर भी पॉजिटिव होगा तो हर तरफ से जो नेगेटिव है वो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो कितनी कितनी साइड्स हैं जहां से अट्रैक्शन पॉसिबल है? 6 साइड्स हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ये एमसीक्यू बहुत बार आ चुका है कि सर 6 साइड से कैसे है? मैं बताता हूँ मेरे बच्चे, आप इसको इस डायग्राम के रेफरेंस में देखोगे फिर तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये डायग्राम पूरी नहीं बनी हुई ना। ये डायग्राम तो सिर्फ आपने एक, यानी एक्चुअल में तो एटम्स बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड हुए, इतने गैप थोड़ी है। समझ में आ रही बात? आप इमेजिन करो कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और जिस शेप में वो एडजस्ट हुआ है उस शेप के 6 कॉर्नर्स है ना, यस और नो? क्यूबिकल शेप के कितने कॉर्नर्स हैं? अभी मैंने बताए 6 कॉर्नर्स हैं। 6। तो भाई पॉजिटिव पड़ा हुआ है, तो हर तरफ जो नेगेटिव, हर साइड पर जो नेगेटिव मौजूद है वो इसको अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा? कोई ज्यादा करेगा, कोई कम करेगा। जो करीब होगा वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जो दूर होगा वो कम अट्रैक्ट करेगा। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ अट्रैक्शन क्या है? 6 साइड से वो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा ना, यस और नो? यस। तो इसीलिए ये एमसीक्यू बहुत बार आ चुका है, नोट्स में लिखा हुआ भी है कि भाई सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल एक तो जाइंट है, क्यूबिकल है, ड्रॉ कैसे होता है, और फिर इसमें एक पॉजिटिव आयन को कितने नेगेटिव आयन ने सराउंड किया हुआ होता है। ये समझ में आ गया अलिशबा, सुफियान, शायान? तो नोट कर लो, और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो जी पूछ सर, लो। कर लिया। सर आ गया समझ। गुड हो गया जी। क्या नाम है, आतिर, तुम्हें यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? जी चलो, अल्लाह। आतिर, तुम्हारे स्कूल में कौन सा टॉपिक चल रहा है अभी? सर मैं प्राइवेट कैंडिडेट। अच्छा चलो ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब हम देखो ये वाली साइड हमने निपटा ली, आयोनिक लैटिस वाली। आयोनिक लैटिस में मैंने क्या बताया? एवरी आयोनिक कंपाउंड इज एन एग्जांपल ऑफ आयोनिक जाइंट आयोनिक स्ट्रक्चर। लेकिन एक बुक में सिर्फ एक ही एग्जांपल है, और इसलिए ड्रॉ करने के लिए अगर आएगा तो एक ही एग्जांपल आएगी, ठीक है। लेकिन एमसीक्यू में याद रखिएगा कि एमसीक्यू में चूंकि आपको नॉलेज दे दी गई है कि तमाम आयोनिक कंपाउंड जाइंट होते हैं, तो एमसीक्यू में ऐसा कोई सवाल आ सकता है कि भाई किसका जाइंट स्ट्रक्चर है। तो उसमें आयोनिक, सारों जो भी आयोनिक होंगे, और आयोनिक कैसे पता चलेगा? मेटल और नॉन मेटल का जो भी कॉम्बिनेशन होगा, सबके स्ट्रक्चर जाइंट होंगे। इज दैट क्लियर? यस। चलो अब आ जाओ दूसरी साइड पे, अलिशबा दूसरी साइड पे आ जाते हैं, जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स, यानी ऐसे बड़े स्ट्रक्चर्स जिनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो उसमें पहला जो हेडिंग आपको नजर आ रहा है वो क्या है? स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन।
तो अब वो हेडिंग बना लें। अब हम कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स की तरफ जा रहे हैं। जाइंट जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स की तरफ जा रहे हैं। और जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स में हम लोग पहले कौन से स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं बेटा? कार्बन के। इसके लिए मैं अगर एक टेक्निकल हेडिंग आपके लिए डाल दूं तो वो है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ये एलोट्रोप्स का वर्ड है जो एग्जाम में आता है और यहीं पर पढ़ने का आपको चांस मिलता है। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन यानी कार्बन के सारे कंपाउंड जाइंट नहीं है, लेकिन एलोट्रोप्स जाइंट है। एलोट्रोप्स किसे कहते हैं? किसी को मालूम है एलोट्रोप क्या होता है? कोई बताना चाहे? जाइंट मॉलिक्यूल्स ये होंगे। ना 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 ना, एलोट्रोप का वर्ड क्या होता है? एलोट्रोप का मतलब क्या होता है? जाइंट तो फिर सारे ही जाइंट है ना। एलोट्रोप किसे कहते हैं? सर कैसे वो कार्बन ही होते हैं लेकिन वो डिफरेंटली क्या नाम है वो होते हैं अच्छा ऑर्गेनाइज। जी, सुफियान शायान में से कोई बताना चाहे? एलोट्रोप का वर्ड सुना है कभी? नहीं सर। सुना ही नहीं है? अच्छा भाई नहीं। देखो, एलोट्रोप किसे कहते हैं? एलोट्रोप कहते हैं किसी, अच्छा यहां तो मैंने लिखा है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, लेकिन एलोट्रोप एक जनरल वर्ड है, किसी और चीज का भी हो सकता है। एलोट्रोप का मतलब क्या होता है? अलिशबा ने कुछ करीब करीब की डेफिनेशन बताई है। क्या भाई? एलोट्रोप का मतलब क्या होता है? किसी एक चीज की, मेरे अल्फाज को गौर सुनना, किसी एक चीज की, जब मैं कह रहा हूं एक चीज, इसका मतलब है सब्सटेंस सेम ही है। किसी एक चीज की एक से ज्यादा शक्लें, किसी एक चीज की, एक ही सब्सटेंस की एक से ज्यादा अलग अलग शक्लें, मोर देन वन फिजिकली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल सब्सटेंस। सब्सटेंस एक ही है लेकिन उसकी शक्लें अलग अलग हैं। किसी एक चीज की मोर देन वन फिजिकली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, किसी सिंगल एलिमेंट की, एक ही चीज की एक से ज्यादा शक्लें, इनको आप एलोट्रोप्स कहते हैं। कि अंदर से माल मट्ठा वही है, अंदर से सब्सटेंस एक ही है लेकिन फिजिकली उसकी अलग अलग शक्लें। मसलन कार्बन की सबसे कॉमन एग्जांपल है जो आपने देखी हुई हैं। आप सब ने कोयला देखा हुआ है, यस और नो? यस। तो कोयला जो आप देख रहे हैं वो क्या है? कार्बन है, ठीक है। और आपने डायमंड भी देखा हुआ है, ठीक है ना, डायमंड भी देखा हुआ है। जिस जिस कोयले और डायमंड में कोई चीज भी एक जैसी लगती है देखने में? बोलो भाई। नहीं। लेकिन मजे की बात क्या है कि केमिकली दोनों कार्बन ही है, दोनों कार्बन से ही मिलके बने, दोनों में सिर्फ कार्बन है। कोयले में भी कार्बन ही है, कार्बन एटम्स अरेंज हुए हुए, और डायमंड में भी कार्बन ही कार्बन है। अच्छा सिर्फ डायमंड नहीं, बल्कि आपने ग्रेफाइट पेंसिल देखी है? नहीं। जी सर। स्केच के लिए जो इस्तेमाल होती है, स्केच के लिए, स्केचिंग के लिए जी जो सर। पेंसिल इस्तेमाल होती है ना, स्केच पेंसिल भी कहलाती है, जिसकी निब पे शाइनी सा ब्लैक मटेरियल लगा होता है। शाइनी सा जो ब्लैक मटेरियल है, दैट ब्लैक मटेरियल इज ग्रेफाइट, लेकिन वो भी कार्बन है। तो अब आप देखो, कोयला जो होता है उसमें तो कोई चमक नहीं होती, लेकिन ग्रेफाइट में चमक नजर आ रही है। इसी तरह डायमंड जो है वो काला नहीं है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है और कितना खूबसूरत होता है, वो भी कार्बन है। तो तीनों जो मैंने एग्जांपल्स तुम्हारे सामने रखी, ये तीनों के तीनों सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, लेकिन फिजिकल यानी अंदर से एक ही है। यानी जो रिएक्शन कोयले से होगा वही रिएक्शन जो है ग्रेफाइट से भी होगा, वही रिएक्शन जो है वो डायमंड से भी होगा। क्योंकि केमिकल रिएक्शन क्या होता है? कार्बन, भाई केमिकल रिएक्शन तो एलिमेंट पे डिपेंड करता है ना। अगर एलिमेंट अंदर कार्बन ही है तो जो रिएक्शन डायमंड करेगा वही रिएक्शन कोयला भी करेगा, वही रिएक्शन जो है ग्रेफाइट भी करेगा। लेकिन फिजिकली तो तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। और ऐसा क्यों है? वो अरेंजमेंट का डिफरेंस है। अब वो हम पढ़ेंगे भी कि क्या डिफरेंस होता है। मेरी बात समझ गई? एलोट्रोप्स किसे कहते हैं? किसी एक चीज की एक से ज्यादा शक्लों को आप एलोट्रोप कहते हैं। और एलोट्रोप अंदर से एलोट्रोप जो है, जो मैंने जैसे अभी कार्बन की जिक्र की है, एलोट्रोप अंदर से एक ही सब्सटेंस से अलग अलग है, एक ही एक सब्सटेंस। ही सब्सटेंस है। और जब मेरे बच्चे एक ही सब्सटेंस है अलिशबा, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी अलग होंगी? सेम। अलिशबा का जवाब क्यों नहीं आ रहा है? अलिशबा
पता नहीं कहाँ चली गई। शायान, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, बात समझ में आती है? डज दिस मेक सेंस? जी सर। क्योंकि सब्सटेंस तो एक ही है ना, और कौन सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज। कोई कंफ्यूजन इन दो बातों में? नहीं सर। अब कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हम पढ़ने वाले हैं जाइंट स्ट्रक्चर्स में, वो दो हैं। कौन कौन से दो हैं भाई? डायमंड और ग्रेफाइट। अभी मैंने तुम लोगों को विजुअलाइज करा दिया कि डायमंड क्या होता है, ग्रेफाइट। डायमंड तुम सबने देख रखा हुआ है, असली में नहीं देखा होगा तो पिक्चर्स में, वीडियो में कहीं तो देखा होगा। और ग्रेफाइट मैंने बताया जो स्केच पेंसिल के ऊपर शाइनी ब्लैक मटेरियल होता है ना, जिससे आप स्केच बना रहे होते हैं, दैट इज ग्रेफाइट। तो दोनों सर यूजुअली किचन्स में भी होता है ग्रेफाइट। किचन में ग्रेफाइट के स्लैब्स होते हैं ना। हाँ, ये जरा जो जो अच्छे वाले किचन है ना, वहां पर हम बात कर रहे हैं, स्लैब्स आते हैं ये, क्योंकि ग्रेफाइट महंगा होता है, ग्रेफाइट सस्ता नहीं है। जो यानी अगर आप फैंसी किचन की बात कर रहे हैं, वहां भी ग्रेफाइट इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसके अलावा जो हैवी मशीनरी है उनमें भी ग्रेफाइट इस्तेमाल होता है, क्योंकि ग्रेफाइट की वजह से ब्लैक शाइनी लुक आ जाती है ना, तो इस वजह से ग्रेफाइट। अब डायमंड तो इस्तेमाल कर नहीं सकते। चलो, अब हम लोग बेटा डायमंड और ग्रेफाइट की बात करने लगे। अच्छा, मैं अलग अलग भी कर सकता हूं, लेकिन हम क्या करेंगे, एक टेबल बना के करेंगे जिससे हमें याद करना आसान हो जाए। कंपैरेटिव फैशन में याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो अब आप अपने नए पेज पर दो कॉलम्स बना लें डायमंड और ग्रेफाइट के लिए। दोनों याद रखिएगा, दोनों के दोनों क्या है? कार्बन हैं। दोनों के दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज बोलो बेटा। सेम कार्बन सेम ही होंगी, सेम होंगी। ठीक है ना। चलो, लेकिन क्या डिफरेंस होगा, क्या कंपैरिजन है, आए इसको डिस्कस करते हैं। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, या तो डायमंड के बारे में पूछा जाता है, या ग्रेफाइट, या इनसे रिलेटेड कोई कंपैरिजन पूछा जाता है। तो डायमंड और ग्रेफाइट का बना ले कॉलम और शुरू करते हैं डिस्कशन। डायमंड के लिए क्या होता है, डायमंड को डिफाइन या डिस्क्राइब कैसे करते हैं? तो डायमंड इज अ शाइनी ट्रांसपेरेंट सॉलिड। यस और नो? यस डायमंड कैसा होता है? इट्स अ शाइनी ट्रांसपेरेंट सॉलिड। शाइनी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं बेटा आतिर? जिसमें से लाइट पास हो जाए, ना पास हो। आतिर कहां चले गए? अब आतिर गायब हो गए। अलिशबा, शायान, आप बताओ बेटा। शाइनी सर, की जिससे पास हो जाए। पास हो जाए। जबकि ग्रेफाइट अभी मैंने बताया कैसा होता है, ब्लैक। तो इट मींस के इसके लिए क्या लिखूंगा मैं? ओके। इट इज अ शाइनी ओपेक सॉलिड। शाइनी ब्लैक ओपेक सॉलिड। शाइनी, सुफियान, शायान, बात समझ में आ रही है? ब्लैक जी जी सर। सर। ओपेक सॉलिड। ठीक हो गया, पहला पॉइंट आ गया। अच्छा, दोनों किससे मिलके बने? दोनों की जो अंदर कॉम्पोजिशन है वो किससे है बेटा, बोलो? कार्बन। कार्बन से है। तो फिर डिफरेंस क्यों है, आए समझते हैं। तो डायमंड में क्या है? ईच कार्बन एटम, अरेंजमेंट का डिफरेंस है। ईच कार्बन, ये मेरे साथ याद करना है, एटम इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। अच्छा, कार्बन ना मैक्सिमम 4 ही एटम से अटैच हो सकता है। तो डायमंड में हम क्या देखते हैं कि हर कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड है, यानी कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है और वो चारों बना लेता है। डायमंड के अंदर हम क्या देखते हैं कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, और वो चारों को शेयर कर लेता है, चारों से बॉन्ड बना लेता है। समझ में आई? इसीलिए हमने क्या लिखा? ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। डायमंड के अंदर कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चारों के चारों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। यस और नो? यस सर। यस सर। जबकि इन ग्रेफाइट जब हम बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? ईच कार्बन एटम। यार पुप्पी को आईसीयू में एडमिट कर लिया, वो फेफड़ों में पानी आया हुआ, उनके एक्सरे किया है, अभी फोन आया था। हाँ हाँ, अभी होश में तो है, लेकिन चेस्ट पेन बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने कहा एडमिट कराओ, फिर देखते हैं। ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा तवज्जो से सुनना बेटा। क्या मैंने कहा कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्डिंग के लिए? 4, ठीक है ना। तो डायमंड के अंदर हम क्या देखते हैं कि एक कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है।
जबकि ग्रेफाइट के अंदर हम क्या देखते हैं कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन वो बॉन्ड बनाने में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन यूज करता है? 3, और 3 ही कार्बन से अटैच होता है। इसका मतलब ये हुआ कि डायमंड के अंदर कार्बन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, चारों के चारों बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो जाते हैं। लेकिन ग्रेफाइट के अंदर हर कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा, यस और नो? यस। क्या ये बात समझ में आई अलिशबा? फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे बचेगा? बेटा कल भी हम मेटालिक बॉन्ड में डिस्कस करके आए हैं, अभी तुम इसको सिंपल अगर समझो कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्डिंग के लिए, ठीक है ना। अब डायमंड में जब वो बॉन्डिंग कर रहा है तो वो 4 के 4 बॉन्ड बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जो फारिग है वो नहीं बचता। जबकि ग्रेफाइट के अंदर जब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो बॉन्डिंग में 3 ही कार्बन से अटैच होता है, 3 ही इलेक्ट्रॉन्स को यूज करता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा ना। जी जी सर, जी। सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या फायदा होगा? अभी बताऊंगा अगला पॉइंट। पिछली क्लास में इलेक्ट्रिसिटी का होता है ना जी, पिछली क्लास में होते तो ये बात सवाल नहीं पूछते, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड में हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चलो पूछा है तो अभी अगले पॉइंट में यही तो बताने लगे, इसी को तो रिलेट कर रहे हैं। ये जो 3 पॉइंट्स है ना, ये 3 पॉइंट्स मिलकर एक सवाल का रीजन बनेंगे। तो देयर इज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर कार्बन, यस और नो? देयर इज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर कार्बन इन ग्रेफाइट। अब आते तुम्हारे सवाल का जवाब। बेटा जो करंट कंडक्ट होता है ना किसी भी सब्सटेंस से, दैट इज कंडक्टेड बाय फ्री चार्ज। करंट कंडक्ट होने के लिए जरूरी है कि फ्री चार्ज हो, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन भी चार्ज होता है, आइंस भी चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस भी क्या है? चार्ज पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन भी क्या है? चार्ज पार्टिकल है। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेकर रन करते हैं, ठीक है। तो जब हमने ये देखा कि ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है जबकि डायमंड में नहीं है, तो इसका मतलब है डायमंड कैन नॉट कंडक्ट करंट, यस और नो? यस। यस सर। रीजन समझ में आ रहा है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। लेकिन ग्रेफाइट में क्या लिखेंगे? ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस और नो? यस। रीजन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया नहीं आया? जी। आ गया। अगला पॉइंट चलते हैं। बेटा अब जरा समझिएगा कि डायमंड के लिए एक बड़ा जबरदस्त वर्ड इस्तेमाल होता है, जाइंट स्ट्रक्चर है। ग्रेफाइट भी जाइंट स्ट्रक्चर है, और जाइंट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर। बहुत बड़े स्ट्रक्चर समझ आते हैं, बॉन्ड ज्यादा होंगे कम होंगे? ज्यादा। बहुत ज्यादा बॉन्ड्स होंगे। तो जब बहुत ज्यादा बॉन्ड्स होंगे तो मुझे बताओ उन बॉन्ड्स को तोड़ना आसान होगा कि मुश्किल? मुश्किल। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। और उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा या लो होगा? हाई। वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। अंदाजा है कितना होता है? नहीं। 2000 समथिंग, नहीं 2000? इतना ज्यादा? पता नहीं। डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि अलग अलग तरह के डायमंड्स भी होते हैं, तो इसलिए डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रेंज करता है 3600 डिग्री से लेकर 4500 डिग्री स्ट्रक्चर। Therefore, large amount of heat energy is required to break bonds between carbon. बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा बॉन्ड है, तो इसलिए उन कार्बन के दरमियान बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। आर वी क्लियर? यस। अच्छा, अब इसमें एक बात और रिलेट कर दूं
क्योंकि हमने इस पॉइंट को बेस किया है किस बात के ऊपर कि भाई जाइंट स्ट्रक्चर है और बहुत ज्यादा बॉन्ड है, तो क्या तमाम जाइंट आयनिक स्ट्रक्चर्स का जाइंट स्ट्रक्चर्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा या नहीं होगा? बोलो भाई जी सर होगा। जी, तमाम जाइंट स्ट्रक्चर्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई ही होगा, क्योंकि जाइंट होने की वजह से ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। इज दैट क्लियर? यस। अच्छा, अब आ जाओ ग्रेफाइट वाली साइड पर। तो ग्रेफाइट में जैसे डायमंड में हमने लिखा हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, तो ग्रेफाइट के लिए जो हम प्रॉपर्टी लिखते हैं ना, वो होती है ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच। ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच, ये बड़ी अजीब सी प्रॉपर्टी है, इसका अभी रीजन भी समझाऊंगा मैं। ग्रेफाइट डायमंड नहीं होता स्लिपरी? देखो स्लिपरी से क्या मुराद है यहाँ पर, एक होता है कि स्मूथ सरफेस और एक होता है स्लिपरी। स्लिपरी का मतलब जैसे अगर आपने कभी कैरम बोर्ड खेला हो तो कैरम बोर्ड पे देखा है बोरिक एसिड पाउडर डालते हैं, तो होता तो वो जी। सॉलिड है लेकिन स्लिपरी इफेक्ट होता है, ठीक है ना। और अगर एक टाइल है, टाइल क्या है, उसके ऊपर आपने पॉलिश की है, तो पॉलिश के बाद वो स्लिपरी हो तो जाता है लेकिन असल में वो स्लिपरीनेस नहीं है केमिस्ट्री में, वो स्मूथनेस है। स्मूथ सरफेस की वजह से वो स्लिपरी इफेक्ट देता है। तो ग्रेफाइट के अंदर भी स्लिपरी प्रॉपर्टी होती है। क्यों होती है, क्या होती है, भी समझाता हूं। डायमंड स्मूथ होता है सरफेस में, स्लिपरी नहीं होता, ठीक है जी। अब जरा समझिएगा कि यहां